आप सबका न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर फर्स्ट साइंस को। क्या है जिसमें साइंस के प्रत्येक चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। इसलिए आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी को कवर किया जाएगा। और इसके ऊपर वीडियो जो है आपके थियरी वाला पोर्शन है, इसको एक एक कर कर सभी को मैराथन क्लास के द्वारा तथा कुछ को पार्ट वाइज प्रोवाइड किया गया है। जाकर वहां से आप लोग उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करिएगा और हमें उम्मीद है कि उसके बाहर आपका अनसॉल्व पेपर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए पूरे के पूरे क्लास को, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन को महामैराथन को देखकर आप प्रत्येक चैप्टर को चैप्टर वाइज कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है तथा उसके लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया जाएगा, जहां से आप लोग जाकर चैप्टर फर्स्ट के जितने भी थ्योरी वाले पोर्शन हैं या उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पूरे के पूरे चैप्टर है या नोट्स वाइज जो समझाया गया है आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं। और वहां से कवर करने के बाद आप लोग इस वीडियो को देखकर जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको भी देखकर आप कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए कहा जा रहा है कि ये सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ये सभी क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं। इसलिए पूरे के पूरे आपके साइंस से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 नंबर के आते हैं, जो OMR के साथ दर्शाया जाता है, तो वो 20 के 20 क्वेश्चन एक एक वीडियो के साथ साथ आपका अपलोड किया जाएगा। पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और प्रतिदिन आपके लिए एक वन शॉट वीडियो एक चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट उसके बीच से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे, सभी को एक एक कर कर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग समय से आकर इस वीडियो को देखिएगा और क्लास अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा। अब इस क्वेश्चन में से जितने भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाएगा उसमें से कितना क्वेश्चन आपको अभी तक तैयार था और कितना आप लोगों को नहीं तैयार था, उसको आप लोग पूरे के पूरे बताइएगा। जैसे कहा जा रहा है कि 10 क्वेश्चन अगर इस वीडियो में रहेगा तो 10 में से आपका कितना सही है, 9 नंबर सही है, 10 में 10 सही है, 8 सही है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। इससे आपको पता चलेगा कि कितना आपकी तैयारी अभी तक पूरी हो चुकी है और कितना आपकी अधूरी है। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए कहा जा रहा है कि देखिए क्या फेरिक क्लोराइड है, उसके बाद प्लस जल है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि वाई यहाँ पर कोई भी और क्या यौगिक भी हो सकता है तथा तत्व भी हो सकता है। इन सभी के मिलाने के बाद यहाँ पर कुछ कहा जाता है उत्पाद बनते हैं। कहा जा रहा है कि अभिकारकों की मात्रा और उत्पादकों की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि आयरन की मात्रा, यहाँ देखिए आयरन की मात्रा 2 है, यहाँ पर आयरन की मात्रा 2 है। तो या हम देखिए इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया गया है। तो आप लोग वहां से एक बार देखिएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया गया है, क्योंकि वहां पर एकदम बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में आपको समीकरण को संतुलित करना समझा गया है। एक बार समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसको देख लेंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सभी के सभी आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम लोग एक ही कर कवर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उसको देख लेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। देखिए कहा जा रहा है अभिकारकों की मात्रा उत्पादकों की मात्रा दोनों के बराबर रहेगा। कहा जा रहा है इसमें आयरन की मात्रा 2 है, यहाँ पर आयरन की मात्रा 2 है, क्लोरीन की मात्रा 3, कैल्शियम की मात्रा 3 है। देखिए 3 2 3 6 है, यहाँ पर 2 दूना 4 है। अब देखिए 4 तो यहाँ पर क्लोरीन हो गया है, 2 यहाँ पर हो गया, मतलब क्लोरीन की मात्रा बराबर हो गई। ठीक है, एक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे जल है। जल कितना है, यहाँ पर
कितना हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन की मात्रा 4 है। हाइड्रोजन की मात्रा देखिए 2 यहाँ पे हो गया, मतलब 1 कंप्लीट हो गया और 2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो इस प्रकार से यहाँ से हमको एक चीज़ पता चला गया कि यहाँ पे जो जल की मात्रा है, देखिए अब सभी को एक-एक करके इरेज़ कर दे रहे हैं। अब जल की मात्रा जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कितना था, 2 था और यहाँ पर जल की मात्रा कितनी है, 4 है। अब देखिए यहाँ से जल की मात्रा पता चल गया। देखिए क्या, यहाँ से जल की मात्रा यहाँ पे से पता चला कि 2 है, यहाँ पे जल की मात्रा 4 है। तो सिंपल सा और जल की बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन की, सॉरी यार। अब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 2 है। कितना है देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा, हाँ देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 है और उसके बाद अभिकारकों में कोई मात्रा नहीं जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यहाँ पे 4 है। जब ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 4 है तो सिंपल सा समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। एक कंप्लीट हो गया, वायु के स्थान पर क्या होना चाहिए, पहले ऑक्सीजन की मात्रा 2 होनी चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है इस सभी अभिकारकों में कहीं भी सल्फर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सल्फर है। तो कहा जा रहा है कि इस क्रिया में कहीं न कहीं सल्फर जुड़ेगा, सल्फर यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या जगह, SO2। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी जो है, इसमें SO2 है। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही अभिकारकों में यहाँ पर वायु के स्थान पर, यहाँ पर वाई के स्थान पर हम SO2 रखते हैं, तो इन अभिकारकों की क्रिया कराकर हम क्या उत्पादकों की मात्रा को बराबर कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से देखिएगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल एकदम हलवे की तरह समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे SO2 देखिए थोड़ा सा, हाँ ये ऐसे देखिए, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया, क्या अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3। आप लोग इसी बहाने से क्या एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपको जो फार्मूला नहीं आता वो फार्मूला भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए अमोनिया हो गया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क करने पर अभिक्रिया करते हैं। देखिए कहा जा रहा है, हम लोग यहाँ पे समीकरण के द्वारा समझ रहे हैं और इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग अभिक्रिया के बारे में समझ सकते हैं। तो वहाँ पर और बेहतर से बेहतर आपको आसान शब्दों में समझाया गया है, इसलिए वहाँ जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया गया है, जिसके लिंक को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप लोग देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन हम बेहतर भरसक प्रयास करें कि आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा अधिक से अधिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो अधिक लंबा पड़ जाएगा, इसलिए सोचा जा रहा है कि कम से कम समय में आपको ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन को कवर किया जाए। देखिए क्या अमोनिया, देखिए अमोनिया है, यहाँ पर NH3 है, ठीक है। अब बोले जा रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड, अब कहा जा रहा है इन सभी की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया जा रहा है। और संपर्क करने पर क्या कौन सी क्रिया बनती है, देखिए जैसे इसकी क्रिया कराई जाती है तो इसके बाद क्या बनता है, तो इस आधार पर देखा जाता है। तो देखिए जैसे ही अमोनिया की कहा जा रहा है कि अमोनिया की क्रिया जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है, देखिए क्या बनेगा, एन, देखिए यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं तो कलर ब्लैक ले लें, अच्छा ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर जैसे क्रिया कराई जाए NH4 है, देखिए NH3 है। अब इस क्रिया यहाँ से हाइड्रोजन के क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से के साथ किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन की मात्रा क्या यहाँ पे हो जाएगी 4, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पे, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो क्रिया बन रही है तो क्या तैयार हो रही है, तो कहा जा रहा है कि जैसे अमोनिया की ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जा रही है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड तैयार होता है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब समझिए, जब बहुविकल्पी में इतना बेहतर से बेहतर समझाया जा सकता है तो आपको पूरे के जो मैराथन क्लास दिया गया है उसको आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल आपको उस चैप्टर से कहीं पे एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्या है, जैसे ही अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कहा जाता है कराया जाता है तो उसमें अब देखिए अमोनिया प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करता है। तो अब एक क्रिया उष्माक्षेपी उसमें अभिक्रिया कराती है, आयनिक अभिक्रिया कराती है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कराती है तथा उसमें अभिक्रिया कराती है। अब कहा जाता है कि उसमें अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, अब आयनिक अभिक्रिया क्या होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक को प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर और इसको आसानी से समझ सकते हैं। और या तो आप रासायनिक समीकरण
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण टीच बाई कपिल सर भी यूट्यूब पर डालेंगे तो भी आपको इसके संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड जैसे क्रिया करता है दो भागों में टूटता है, तो दो भागों में टूटता है तो कहा जा रहा है देखिए जैसे इसके ऊपर प्लस लगा है और यहाँ पर माइनस लगा है, तो अब प्लस और माइनस क्या दर्शाते हैं, ये आयनों को दर्शा देते हैं। क्या दर्शाते हैं, यह आयनों को दर्शाते हैं। जब कोई क्रिया जैसे कहा जा रहा है कि जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl है, जैसे ये टूटेगी सोडियम में, सोडियम प्लस में और कहा जा रहा है कि क्लोरीन माइनस में, तो अब जैसे टूटेगा यहाँ पर प्लस लगा यहाँ पर माइनस लगा, तो जहाँ पर आयनों को प्लस और माइनस को दर्शाया जाएगा तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए ये आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। आयनिक अभिक्रिया में ये वियोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया एकल भाग क्या दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटते हैं, तो इस क्रिया को आयनिक वियोजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है आयनिक वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, क्या कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से आयन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सा अभिक्रिया कहलाती है, देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको आप लोग जानते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया एक दूसरे को जोड़ता है। उभय धर्मी उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन का तोड़ने का कार्य, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उस क्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है, देखिए रासायनिक परिवर्तन की बात किया जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। देखिए रासायनिक परिवर्तन में हम देखा जाता है कि ये ऐसे उत्पाद होते हैं जो एकल कहा जाता है एक नए उत्पाद में क्या जाते हैं विभाजित हो जाते हैं या नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए लोहे में जंग लगना, या तो देखिए सिंपल सा इसको समझते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि इस क्रिया को समझने से पहले, कहा जा रहा है कि इस क्रिया को समझने से पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग, देखिए एक जो लोहा रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को जरूर बताइएगा कि लोहे में जंग लगने से उसका भार में बढ़ोतरी होती है, घटोतरी होती है, अपरिवर्तित रहता है या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में। अब कहा जा रहा है कि अब देखिए लोहे में जंग लगना ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत का जलना, विद्युत बल्ब का जलना कहा जाता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए ये भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ का चुंबकन ये भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लोहे पर जंग लगना ये क्या कर दर्शाता है, ये रासायनिक परिवर्तन कराता है। इस प्रकार से ये दोनों के दोनों ऑप्शन के आधार पर एक गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर पूछा क्या गया रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, आटा का गूंथना, उसके बाद सीमेंट का जमना, ये सभी के सभी परिवर्तन क्या होते हैं, लोहे में क्या रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया। देखिए एक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन दिया, इसी क्वेश्चन को सिर्फ उल्टा कर दिया। क्या है, लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए अब कहा जाता है जैसे ही लोहा क्या करता है, देखिए लोहा पर जंग लगता है तो आर्द्रता की कमी होती है, ताप की कमी होती है, या कहा जाता है ये ऑक्सीजन से क्रिया, क्या देखिए ऑक्सीजन से क्रिया कहा जाता है। जब आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये ऑक्साइड जैसे फेरस ऑक्साइड बनता है तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता है, तो ऑक्सीजन का योग करना ही ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। तो लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया होती है, यह एक प्रकार की ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, लोहे में जंग लगना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अच्छे से कवर देखिए। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया है। देखिए भोजन का पचना, अब देखिए भोजन कहा जाता है कि ये जटिल भोजन है। हम लोग के शरीर में क्या है, जटिल भोजन सरल भागों में टूटता है। क्या होता है, सरल भागों में टूटता है।
जब सरल भागों में टूटता है तो कहा जाएगा कहा जाता है एक भाग था, ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है। तो जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटते हैं तो इस क्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल सा, जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटते हैं तो इस क्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। इन सभी के ऊपर एग्जाम्पल के द्वारा आपके समझाकर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से और बेहतर से देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें, देखिए क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें, देखिए कहा जा रहा है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें कहा जा रहा है कि ऊष्मा विद्युत में परिवर्तित हो जाती है। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जा रहा है कि ऊष्मा का शोषण, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से देख सकते हैं। या तो कह सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए यहाँ से ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा विद्युत में परिवर्तित हो जाती है। देखिए ऊष्माशोषी मतलब अवशोषित कर किसी दूसरे पार्ट में विभाजित होना, क्या करते हैं, ऊष्माशोषी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि ऊष्मा का परिवर्तन करना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहा जाता है ऊष्मा का शोषण करना, देखिए ऊष्मा का शोषण करना ये क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी की अभिक्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्मा का शोषण करना ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। कहा जाए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है, किसका होता है? देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है या मुख्य गुण इसका क्या होता है? देखिए प्रतिस्थापन का मुख्य गुण होता है पैराफिन। क्या होता है? पैराफिन जो होता है यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये सब के इन सभी हाइड्रोकार्बन वाले या चैप्टर 4 को कवर किया गया। जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन क्या होते हैं, एल्किन क्या होते हैं, इस संबंध किस प्रकार से बंध बनाते हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है। यह कहा जा सकता है आईपीएससी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को एक वीडियो में पढ़ाकर पूरे के पूरे अपलोड किया गया। जाकर वहां से आप लोग देखकर पूरे के पूरे आईपीएससी को एक ही वीडियो में पूरे के पूरे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उससे बाहर आपका आईपीएससी कोई भी एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए थियरी के पोर्शन को पूरा का पूरा कवर कर दिया गया है। आप एक एक दिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या बहुविकल्पीय क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। तो उसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आप उस चैप्टर के वीडियो को देखिए, मैराथन क्लास को देखिएगा। उसके बाद आकर अगर आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को करते हैं तो कितना मजे से आप लोगों को समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। देखिए कहा जा रहा है कि दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन, देखिए दही एक प्रकार किस अवस्था में, देखिए सिंपल सा है। दही का जमना, देखिए पहले दूध होता है, दूध किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। द्रव से जैसे हो जाता है दही में आता है, एक किस अवस्था में जाता है, ठोस अवस्था में जाता है। तो कहा जाता है एक नए पदार्थ, देखिए क्या है, द्रव से वे ठोस में हो गया। अब कहा जाए दूध से दही बन गया, अब दही से हम दूध को नहीं बना सकते। तो कहा जा रहा है यहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। जहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है वही क्रिया क्या कहलाती है, भौतिक परिवर्तन, क्या रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। तो दही का जमना किस प्रकार की क्रिया होती है, यह रासायनिक प्रक्रिया होती है। यहाँ पर दही का जमना किस प्रकार का होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सी होती है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस जल, क्या है, हाइड्रोजन, ये सभी क्रिया करके कॉपर प्लस जल का निर्माण करते हैं, में ऑक्सीकरण पदार्थ होता है। देखिए अब इस प्रक्रिया में देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए ऑक्सीजन का योग करना, ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन का ह्रास करना, ये सभी की क्रिया क्या करते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया देखा जाता है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ से क्या करता है, ये इस कॉपर में नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जब यहाँ पर देखा जाता है ऑक्सीजन इसके पास था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, लेकिन इन सभी में ऑक्सीकारक पदार्थ नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है,
रासायनिक दृष्टि से जंग है, क्या है? रासायनिक दृष्टि से जंग है। देखिए जंग क्या है, देखिए जंग को जानना है तो देखिए जंग क्या है, किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो कहा जाता है यह हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। सिंपल सा है, तो हाइड्रेट कुछ भूल जाइए, सिंपल सा कहा जा रहा है कि जंग जैसे हो जाता है, ए फेरिक ऑक्साइड होता है, FeO2, क्या है, FeO2 का निर्माण करता है। तो एक किस प्रकार का होता है, यह एक प्रकार की ऑक्सीकरण क्रिया होती है, एक किसका निर्माण करता है, ये फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जंग एक प्रकार का क्या हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करना ही उत्पाद कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्या 11 के बाद 12, 30, अब 40 देखिए, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, देखिए ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन के योग के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनों का योग होता है। कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों का योग होता है, क्या ह्रास होता है, तो इसमें देखा जाता है कि इसमें देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का तात्पर्य यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाते हैं, टूटते हैं, या इलेक्ट्रॉन इससे क्या जाते हैं, पृथक होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 14 का ऑप्शन देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का इलेक्ट्रॉन का पृथक करना ही क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहा जा रहा है कि निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। अब देखिए ये अभिक्रिया दिया गया है, इस अभिक्रिया में कहा जा रहा है कि किसका अपचयन हुआ है। देखिए इस समीकरण दिया गया है, देखिए यहाँ से ए पूरे के पूरे समीकरण को देखिए, यहाँ पर बोला गया ए समीकरण दिया गया है। समीकरण को देखने के बाद कहा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। अब किस प्रकार पदार्थ का अपचयन हुआ है, अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग देखकर और उसको एग्जाम्पल के द्वारा वहाँ पर समझाया गया है कि उपचयन की अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन की। देखिए कहा जा रहा है कि उपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है, या तो कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों का योग होता है। तो इस क्रिया को अपचयन की अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस समीकरण में देखने के बाद पता चलता है कि किस क्रिया में अपचयन की अभिक्रिया का होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या किया गया है, कमी किया गया है। तो इस प्रकार से अपचयन की अभिक्रिया या कहा जाए तो अपचयन की अभिक्रिया का ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है, उपचयन में हमारा क्या अब रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अब देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, यह ऑक्सीकरण की क्रिया या अपचयन की क्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकरण, इसमें अपचयन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 60, दी गई अभिक्रिया देखा जाता है। तो दी गई अभिक्रिया में की बात किया जाता है, तो इसमें देखा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट है, इस क्रिया में देखा जाता है। तो अपचायक में या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन होता है, तो अपचायक में देखा जाता है। तो कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है यह अपचायक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या, देखिए लोहे का चूर्ण है। अब देखिए लोहे का चूर्ण है, लोहे का चूर्ण मतलब क्या जाएगा, यहाँ पर आयरन हो जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जोड़ा डाला जाएगा तो क्या बनता है, फेरिक क्लोराइड बनता है। प्लस क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस प्रकार से देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। कौन कौन सा होता है, देखिए यहाँ पर FeCl बन जाएगा, फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस कहा जाता है कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा दिया जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो फेरिक क्लोराइड हो जाएगा, या तो कहा जाता है कि आयरन क्लोराइड हो जाएगा, इसी के द्वारा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 2019 में आया हुआ है, 2020, 2022 में, 2023 में, 2024 में। इस प्रकार से इस सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी को एक एक कर कवर कर
कीजिएगा। देखिए क्या है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट, देखिए लेड का क्या होता है? पीबी होता है। क्या होता है? पीबी होता है। अब नाइट्रेट में देखा जाता है तो NO2, जैसे देखिए कहा जाता है कि नेट लेड में जैसे नाइट्रेट को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर नाइट्रेट NO2 होता है, यहाँ पर ट्वाइस लग जाता है। ट्वाइस मतलब क्या? 2 हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि लेड नाइट्रेट का क्या था? PbNO3 ट्वाइस हो जाता है। तो इस प्रकार से लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? NO2 ट्वाइस हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए क्या है, बेरिलियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट की क्रिया कराने पर बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? देखिए अब कहा जा रहा है कि जो बेरिलियम होता है इस क्रिया में देखा जाता है, देखिए योग अभिक्रिया इसमें कुछ समझ में, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर कोई अधिक क्रियाशीलता तो क्या कम क्रियाशीलता तो विस्थापन है क्या? यहाँ पर वो क्रिया तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर दो कहा जा रहा है दो यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिकों के साथ विस्थापन की क्रिया करता है। तो इस प्रकार की क्रिया को द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए जहाँ जिस क्वेश्चन में आपको दो यौगिक मिलेंगे, दो यौगिक मिलेंगे, अब दो प्रकार के यौगिकों का दो अभिकारक मिलेंगे, दो उत्पाद मिलेंगे, तो इस क्रिया में हम तुरंत समझ जाएगा कि द्विविस्थापन की अभिक्रिया होती है। अब इसको अधिक जानना है तो आप लोग इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया गया है, या तो आप लोग द्विविस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है आप टीच बाय कपिल सर डालेंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना क्या कहलाता है? देखिए कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए कार्बन, देखिए कार्बन है, जैसे ही वायु में क्या ऑक्सीजन है के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए ये दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर कहा जाएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का क्या जगह संयोजन की अभिक्रिया आती है, तो संयोजन अभिक्रिया कहाँ हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सिंपल से उसको तोड़िएगा, कार्बन हो गया, वायु में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक हो जाएंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को संयोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का है, जिंक है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करता है, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ देखिए जिंक जो होता है यह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशीलता तो होता है, तो इस प्रकार से जैसे ही जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को एक क्या कर देते हैं? सल्फर से विस्थापित कर देता है। तो इस क्रिया को विस्थापन की अभिक्रिया कहा जाता है। ये देखिए 2023 में क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं। तो इस प्रकार से विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 तो कवर हो गया था। नेक्स्ट देखिए 22, क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कौन सी एक दहन अभिक्रिया, देखिए दहन अभिक्रिया में कहा जाता है इसको जलाने के लिए अलग से एक ईंधन की आवश्यकता होती है, तो इस क्रिया को एक दहन अभिक्रिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखा जाता है, तो दहन की अभिक्रिया में देखा जाता है, तो इस क्रिया में देखिए क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद बोला जा रहा है CH3COOH। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसमें एसिटिक एसिड के साथ एक क्रिया करती है, तो क्या बनता है? अब यहाँ पर देखा जाता है तो सोडियम एसिटेट बनता है प्लस जल बनता है। तो इस क्रिया में कहीं पर भी दहन की क्रिया समझ में नहीं आ रही है, तो कहा जा रहा है सूर्य का प्रकाश देना, जैसे ही अमोनियम को क्लोरीन के साथ क्रिया कहा जाता है तो अमोनिएट क्लोराइड बनता है प्लस जल का ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में देखा जाता है, तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो देखिए दहन की क्रिया में सिंपल से एक शब्द समझिएगा कि इस क्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश निकलती है, तो इस क्रिया को उस दहन अभिक्रिया कहा जाता है। बस एक ही ऑप्शन आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि दहन की अभिक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखा जाता है। 23 क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में
कॉपर सल्फेट प्लस आयरन के साथ क्रिया करता है तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकलता है। तो इस क्रिया में देखिए कॉपर आयरन से कम क्रियाशील तत्व होता है, तो इस प्रकार से जो सल्फर ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये क्या करता है आयरन के साथ क्रिया कर कर कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि आयरन से कम क्रियाशील तत्व होता है, तो इस प्रकार की क्रिया को विस्थापन की अभिक्रिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2024 में आए हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 देखिए क्या है। निम्नलिखित अभिक्रिया देखिए ये अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए। तो एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों को में जहां पर तोड़ते हैं तो इस क्रिया को आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा कि इस क्रिया को एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में तोड़ते हैं तो इस क्रिया को अपघटन की अभिक्रिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए ऑप्शन नहीं है, इधर ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। तो जहां पर एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में तोड़ते हैं तो इस क्रिया को अपघटन की अभिक्रिया कहा जाता है, या उस क्रिया को वियोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। दोनों अपघटन की अभिक्रिया भी मिलेगा और वियोजन की अभिक्रिया भी मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से कौन सी क्रिया बनती है, तो आप लोग ये पढ़े हैं, इसे ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जल है, जैसे इसकी क्रिया कराई जाती है सूर्य के प्रकाश को उपस्थित पर्यावरण में तो C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 निर्माण होता है। तो यहाँ पर कौन सा निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 25 का क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से क्रिया में देखा जाता है तो कौन सा इस क्रिया को संपन्न करने के लिए कौन से यौगिक का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखा जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया जाता है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग से यहाँ पर अमोनिया प्लस सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इस समीकरण को पूरा करने के लिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो CH3COOH की बात किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, एसिटिक एसिड की क्रिया जैसे ही फास्फेट क्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 के निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये सभी के सभी समीकरण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, इसका तो सी था, अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसका भी बी था, अब कहा जा रहा है 28 का निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। तो कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे CH3COOH के साथ क्रिया करता है, एसिटिक एसिड की क्रिया किसके साथ, जब C2H5OH एथेनॉल के साथ क्रिया कराया जाता है तो इसकी क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होता है। तो CH3COOH C2H5 एथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है प्लस जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से की क्रिया को या तो कहा जाता है, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एसिटिक एसिड की क्रिया एथेनॉल के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो एथिल एसीटेट प्लस जल का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से जितने भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन थे सभी के सभी एक एक करके कवर किया गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। प्रतिदिन आपको एक चैप्टर का आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन कराया जाएगा। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि सभी चैप्टर के मैराथन क्लास को एक एक करके कवर किया गया है और सभी को आपको वीडियो अपलोड किया गया है और उस वीडियो को देखकर आप लोग आंसर करेंगे। एक आ जा रहा है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तो और लेकिन हमारा भरसक प्रयास है कि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन जैसे लाया जा रहा है उसी में आपको और अच्छे से समझाकर आपकी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। हमारा योगदान है कि आपको अच्छे से अधिक कंटेंट दे और अच्छे से अधिक आपको अच्छे से सरल शब्दों में आपको समझाएं। जैसे ही आपको अच्छे क्लास अच्छी लगती हैं तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिएगा। अच्छी लगती है क्लास तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा, लेकिन आप लोग एक बार मैराथन क्लास को देखिएगा और उससे संबंधित जितने भी
अनसॉल्व पेपर है उसको करिएगा और हमको पूरा उम्मीद है कि उसके बाहर से कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और हमारा भरसक प्रयास है कि जितने भी इम्पोर्टेंट आपको 20 क्वेश्चन बनते हैं सभी को चैप्टर वाइज एक एक कर कर आप लोग के लिए प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए ऊर्जा के साथ, क्योंकि हम लोग न्यू एजुकेशन हब वाले हैं, ना तो थकते हैं ना तो रुकते हैं, सिर्फ चलते रहते हैं। हम लोग मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। बाबा टेक केयर।